हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल की डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछले दो लेक्चर्स में चर्चा करी है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, उसके एम्स क्या हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ स्कॉलर्स की चर्चा भी करी थी। उन स्कॉलर्स के थ्रू हमने समझने की बात करी थी कि कैसे पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन में जो उसके एम्स हैं उनको स्टडी करने के लिए कुछ स्कॉलर्स ने अपने ओपिनियंस दिए थे, और उन ओपिनियन से उस एम्स को स्टडी करना हमें और बेहतर कैसे समझ आए। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अब अगली कुछ क्लासेस में मैं आपको जो हमने चर्चा करी कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अलग अलग प्रकार के अप्रोचेस होते हैं, तो हम इन अप्रोचेस का एक ब्रीफ ओवरव्यू आने वाली क्लासेस में अब लेंगे। इसके बाद हम जाएंगे खास करके जो हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के सिलेबस में क्लियर कट तरीके से जो चीज़ें लिखी गई हैं, खास करके जो अप्रोचेस वहां पर मेंशन है, उन अप्रोचेस को फिर हम और डिटेल में भी करेंगे। तो अब आने वाले कुछ दिन अप्रोचेस पे चर्चा होगी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और पहली अप्रोच की, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो लेट्स गेट गोइंग। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है? सबसे पहली बात यह याद रखिएगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो है, इसका ओरिजिन अगर हम देखें तो जैसा हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया कि ये स्टार्ट होती है एरिस्टोटल के टाइम से। एरिस्टोटल जो था, मैंने आपको पहले भी बताया, 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को उसने स्टडी किया। यहां से उसने सबसे पहला इम्प्रिंट कंपैरिजन का क्रिएट किया, और ये इम्प्रिंट के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि एक कंपैरिजन करके एक अच्छे पॉलिटिकल सिस्टम को समझना, ढूंढना, आइडेंटिफाई करना पॉसिबल है। लेकिन जो चीज एरिस्टोटल ने करी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एरिस्टोटल ने क्या करा था कि जब उसने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया था, तो यहां पर उसने बेसिकली एक अप्रोच अपनाई थी, और वो अप्रोच ये थी कि उसने एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया। इस चीज पे गौर कीजिए। एरिस्टोटल ने क्या किया कि अलग अलग प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको उसने सबसे पहले स्टडी किया। उनको स्टडी करके फिर उसने ये बात बोली कि जितने भी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस को आफ्टर ऑल होना कैसा चाहिए, यानी कि हाउ दे ऑट टू बी। देखिए, ये बस थोड़ी सी चीज जो है आपको समझनी है। ये पूरा का पूरा प्रीमाइस है ट्रेडिशनल अप्रोच का। क्या हो रहा है ट्रेडिशनल अप्रोच में? बात सिंपल है। एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस जो बने हुए हैं, अलग अलग जगहों पर दिख रहे हैं, आप उनको बेसिकली एनालाइज कीजिए। उनको एनालाइज करने के बाद अपनी थ्योरी में ये बताइए कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आपने एनालाइज करके देखे, अपनी समझ के हिसाब से जो आपको चीजें समझ आई, आपने पढ़ी, उसके बाद बताइए कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनको कैसा होना चाहिए, हाउ दे ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए। तो कैसे हैं उनको स्टडी करके आप बता रहे हैं कैसा होना चाहिए एक पॉलिटिकल सिस्टम को। तो यहां पर बात सिंपल है। एक पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करो, और इसके बाद एक पॉलिटिकल सिस्टम को कैसा होना चाहिए वो प्रिस्क्राइब करो। अब यहां पर अगर मैं एक शब्द का प्रयोग करूं तो आपको ना तो समझने में दिक्कत होनी चाहिए और ना ही किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन। ये शब्द पॉलिटिकल साइंस में बहुत प्रयोग होता है। इस शब्द को हम कहते हैं नॉर्मेटिव। क्या मतलब है इसका? नॉर्मेटिव का मतलब होता है हाउ थिंग्स ऑट टू बी। नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि आने वाले समय में चीजें कैसी होनी चाहिए।
आप उसके बारे में चर्चा कीजिए। एरिस्टोटल ने क्या किया? 158 संविधान उसने ऑब्जर्व किए। उसके बाद उसने बताया कि एक आइडियल संविधान कैसा होना चाहिए। तो एरिस्टोटल ने यहाँ पर, अगर मैं बोलूं कि एक नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शन दिया, तो अब आपको समझने में तो दिक्कत नहीं है। Aristotle had studied 158 constitutions. By that, he initiated the idea of comparison, gave a direction to political science that, you can also do comparison as a feature. And that's how comparative politics, because of Aristotle's effort, number one, became a subfield in political science. Second thing that the Aristotle had done at that time is that during his entire study, what he tried to do with respect to 158 constitutions is that he studied them carefully, analyzed and examined them, and then gave a prescription that how these institutions ought to look like. Now, whenever we say that you study the existing institutions and then give a prescription for how the things ought to look like, we say that you are doing what is called as a normative thing. The word normative in simple language means how things ought to be, how they need to look like in the future. So, Aristotle, for that matter, gave a normative prescription. क्योंकि अरिस्टोटल ने 158 संविधानों को पढ़ के समझ के एक प्रिस्क्रिप्शन दिया कि आने वाले समय में यदि एक कोई आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम यदि आप चाहते हैं तो उसको ऐसा दिखना चाहिए। और तब से हम कहते हैं कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की फील्ड में जब हम किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को ट्रेडिशनल अप्रोच के नजरिए से देखते हैं, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है? ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहले हम एक पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करते हैं, उसके फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और उन स्टडी करने के बाद फीचर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि आने वाले समय में एक आइडियल सिस्टम कैसा दिखना चाहिए। तो जो शुरुआत अरिस्टोटल ने करी, ये शुरुआत फिर आगे तब से लेकर अरिस्टोटल से लेकर 20th सेंचुरी तक यही चलती रही। अब ये चीज सेकंड चीज है जो आपको समझनी है। द ट्रेडिशन दैट बिगैन विद एरिस्टोटल of studying and giving a normative prescription continued from Aristotle till the 20th century। यानी कि ये जो क्लासिकल अप्रोच थी, जिसको अभी अपन ने बोला कि भाई ट्रेडिशनल अप्रोच भी है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच की शुरुआत एरिस्टोटल के टाइम से हुई और 20वीं सदी तक, 20th सेंचुरी तक ये कंटिन्यूड रही, ऐसे ही चलती रही। अब इसमें क्या होता रहा? मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में एक पॉइंट बोला था, और मैंने पॉइंट बोला था, अगर आपको याद हो, कि एरिस्टोटल के टाइम पे जो चीज स्टार्ट हुई वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व भी हुई, और इवॉल्व होते होते वो 20th सेंचुरी तक पहुंची। यानी कि क्लासिकल और ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको शुरुआत में एरिस्टोटल ने शुरू तो किया, लेकिन अगर वो 20th सेंचुरी तक चली तो जाहिर सी बात है कि वो 20th सेंचुरी तक काफी इवॉल्व भी हुई। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि उसमें एवोल्यूशन क्या हुआ। तो आइए उस पर भी एक बार एक चर्चा कर लेते हैं। एवोल्यूशन कुछ ऐसा हुआ कि 20th सेंचुरी तक कुछ पॉलिटिकल लेवल पर एवोल्यूशन देखने को मिला। ये पॉलिटिकल लेवल पर एवोल्यूशन क्या था? एवोल्यूशन ये था कि मोनार्की जो है वो रिप्लेस हो गई थी डेमोक्रेसी से। 20वीं सदी तक अगर हम पॉलिटिकल एवोल्यूशन को स्टडी करें, तो जो मोनार्की हुआ करती थी, राजतंत्र हुआ करता था, वो धीरे धीरे बदल गया लोकतंत्र में। मोनार्की गॉट ट्रांसफॉर्म्ड ग्रेजुअली इनटू डेमोक्रेसी बाय 20th सेंचुरी। अब हुआ क्या? जब मोनार्की की जगह पर डेमोक्रेसी आ गई, तो डेमोक्रेसी में क्या हुआ? यहां पर कुछ इंस्टीट्यूशन है,
जो इवॉल्व हुए, जैसे कि एक लेजिस्लेचर इवॉल्व हुआ, एग्जीक्यूटिव इवॉल्व हुआ, जुडिशरी इवॉल्व हुआ। और ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्या बात कर रहे थे? अब आप इसको लिंक करके देखिए। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम ये कह रहे थे, नंबर वन, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को देखो, एक नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शन दे दो। ये चीज अभी अपन ने समझ ली। एरिस्टोटल के टाइम से व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग टिल नाउ वाज दिस ओनली, that under the traditional approach we'll study the existing institutions and will give a normative prescription. What we are trying to say is that from the time of Aristotle till the time of 20th century, political systems evolved to this extent that in 20th century sorry, we had democracy. अगर 20th सेंचुरी में हमारे पास डेमोक्रेसी थी, तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि डेमोक्रेसी के कारण कुछ संस्थाएं क्रिएट हो गई थी, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हो गए थे। तो अब ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होगा? इन इंस्टीट्यूशंस को हम लोग पढ़ेंगे। जब हम इन इंस्टीट्यूशंस को पढ़ेंगे तो स्टेप नंबर वन ये हो गया हमारा। और स्टेप नंबर टू क्या होगा कि इन इंस्टीट्यूशंस को पढ़ के हम नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शन देंगे। हम नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शन देंगे। तो 20th सेंचुरी में अब वी कैन से कि हम डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस को पढ़ रहे थे और उनको पढ़ के नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शंस दे रहे थे। यहां तक तो बात क्लियर हो गई सबको। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को अब कोई दिक्कत होगी इस चीज को समझने में जो हमने बोली, क्योंकि एरिस्टोटल से लेके अब तक वही चीज चल रही थी। तो ये जो एक फंडामेंटल थ्रेड कंटिन्यूड रहा कि इंस्टीट्यूशंस पढ़ो और एक नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शन दो, एरिस्टोटल ने भी किया और 20th सेंचुरी तक आते आते डेमोक्रेसी के टाइम पर भी यही चीजें हुई। इससे अब हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, उस ट्रेडिशनल अप्रोच का क्या मानना था? उसका मानना था नंबर वन कि जो भी पॉलिटिक्स है उसको अगर आपने स्टडी करना है, तो वो स्टडी करने के लिए आपको जितने भी लीगल टेक्स्ट्स हैं एक पॉलिटिकल सिस्टम में, आप उनको पढ़ लीजिए। 20th सेंचुरी तक आते आते कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में और जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, एक अंडरस्टैंडिंग बैठ गई कि यदि आपको किसी पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है, तो उसको समझने के लिए जितने भी लीगल टेक्स्ट्स हैं जिनके तहत कुछ पॉलिटिकल सिस्टम्स क्रिएट किए गए हैं, और हर पॉलिटिकल सिस्टम में जिसके तहत कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उसको समझ लीजिए। और जब आप इन पॉलिटिकल सिस्टम्स को और इंस्टीट्यूशंस को समझ लेंगे, तो एक चीज तो तय है कि आप एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क पे पकड़ पा लेंगे कि एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क क्या है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट एज comparative politics evolved from the time of Aristotle till the 20th century, one thing that became very clear in the traditional approach is that if you want to do comparative study, if you want to analyze different political systems, your first task should be to study those legal texts that have created those political systems. Because from each legal text, not only is a political system born, but each political system creates some institutions. So when you study these legal texts, you not only study the text alone, you study also the system and the institution created. And when you study the institution and the system, you get a knowledge about the existing framework. अब आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मुझे पता है वो क्या क्वेश्चन है।
आप कहोगे कि यार ये लीगल टेक्स्ट कहां से आ गया। मैंने आपको अभी देखो क्या बात बोली थी कि 20th सेंचुरी में डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई। डेमोक्रेसी में कुछ इंस्टीट्यूशंस बने। ये जो इंस्टीट्यूशंस थे वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी टाइप के थे। कोई भी अगर डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशन बनेगा और वो इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी टाइप होगा तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट के तहत ही तो बनेगा वो। हवा में तो इंस्टीट्यूशन नहीं क्रिएट किया जाएगा। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो होगा। अब वो डॉक्यूमेंट चाहे एक लॉ हो या वो डॉक्यूमेंट मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, किसी ना किसी डॉक्यूमेंट के तहत ही इंस्टीट्यूशन क्रिएट होगा। और अगर किसी डॉक्यूमेंट के तहत इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो रहा है तो इस डॉक्यूमेंट को फॉर्मली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लीगल टेक्स्ट। और एरिस्टोटल ने क्या किया था, उसने भी तो जब 158 कॉन्स्टिट्यूशंस बनी थी वो भी तो लीगल टेक्स्ट ही थे। तो दिमाग में दिक्कत क्यों हुई। आफ्टर ऑल बात तो वही हो रही है कि एक लीगल टेक्स्ट है, चाहे वो एरिस्टोटल के समय की कॉन्स्टिट्यूशन हो या डेमोक्रेसी के द्वारा बनाए गए कुछ संस्थाएं और इंस्टीट्यूशन हो। वो लीगल टेक्स्ट या तो कॉन्स्टिट्यूशन हो सकती है आज की डेट में, या वो एक प्रकार का लॉ हो सकता है आज की डेट में। तो आप उस लॉ को पढ़िए या आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, आप लीगल टेक्स्ट को पकड़िए। और आज यहां पर यही चर्चा हो रही है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में आप पॉलिटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले लीगल टेक्स्ट को पकड़िए। हर लीगल टेक्स्ट में एक पॉलिटिकल सिस्टम छुपा है। अब वो लीगल टेक्स्ट संविधान भी हो सकता है, वो एक कानून भी हो सकता है, और उसके तहत बना हुआ है एक इंस्टीट्यूशन। तो ट्रेडिशनल अप्रोच स्टेप नंबर 1 इज दिस, लीगल टेक्स्ट को पढ़िए। एंड स्टेप नंबर 2 क्या है कि जब आपने लीगल टेक्स्ट को पढ़ लिया, उसके तहत बने हुए पॉलिटिकल सिस्टम को समझ लिया, उस पॉलिटिकल सिस्टम के तहत बने हुए इंस्टीट्यूशन को एनालाइज कर लिया, तो आपको दूसरी चीज ये इंश्योर करनी है कि आप उस इंस्टीट्यूशन को स्टडी करने के बाद एक प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्मेटिव आइडिया दे दीजिए। क्या मतलब है, आपने जब लीगल टेक्स्ट पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके तहत आपने पढ़ा कि भाई एक जुडिशरी क्रिएट हुई, आपने जुडिशरी पढ़ ली कि वो लीगल टेक्स्ट में जुडिशरी का क्या रोल था, वो लीगल टेक्स्ट के तहत जुडिशरी कैसी दिखनी चाहिए। जब आपने ये पढ़ लिया, अब आपका क्या उद्देश्य है। अब आपका उद्देश्य ये है कि आपने जब देख लिया कि इस लीगल टेक्स्ट के तहत जुडिशरी ऐसी है, अब आप ये बताइए कि ये जुडिशरी इस लीगल टेक्स्ट के हिसाब से तो ऐसी है, लेकिन रियलिटी में ये और बेहतर ऐसे हो सकती थी। इट ought टू बी लाइक दिस, सो गिव अ नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शन। इट ought टू बी लाइक दिस। समझ आई। हमने कोई चीज अलग नहीं बोली है, बस कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करे हैं। बात अभी भी फंडामेंटली यही है जो हमने स्टार्ट करी थी। और स्टार्ट क्या करा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच में एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को स्टडी कीजिए और एक नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए। अब हम क्या बोल रहे हैं, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को स्टडी करने का मतलब है कि लीगल टेक्स्ट पढ़ लीजिए और लीगल टेक्स्ट पढ़ के आप एक नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए। यही तो चीज बोल रहे हैं हम बार बार पिछले 10 मिनट से। सिर्फ एक शब्द इंट्रोड्यूस कर दिया कि जब आप एक एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो उसको स्टडी करने के लिए लीगल टेक्स्ट पढ़िए। लीगल टेक्स्ट में मैंने आपको क्या बताया, लीगल टेक्स्ट कैन बी अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी अ लॉ। और जब आप इस लीगल टेक्स्ट को पढ़ के आप एक इंस्टीट्यूशन को पढ़ रहे हो, एक इंस्टीट्यूशन को समझ रहे हो, तो उस इंस्टीट्यूशन को आगे कैसा दिखना चाहिए उसके लिए एक नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए। सो आइडिया इज वेरी क्लियर दैट द ट्रेडिशनल अप्रोच सिंस द टाइम ऑफ एरिस्टोटल
till 20th century had a clear focus that number one, politics is to be examined through legal texts. ये बात हमने अभी बोल दी. And number two, politics can be best when it gives a normative prescription. अच्छा, अब यहां पर एक तीसरी चीज आ गई. हमने कहा कि जब हम लीगल टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो लीगल टेक्स्ट में हम किसी इंस्टीट्यूशन को देख रहे हैं जो लीगल टेक्स्ट के तहत बना है. यानी कि एक लीगल टेक्स्ट है और उसके तहत बना हुआ एक लीगल इंस्टीट्यूशन है. तो कुछ लोगों ने ये बात बोलनी शुरू कर दी कि भैया ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसमें हम एक लीगल टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और एक लीगल टेक्स्ट के तहत एस्टेब्लिश्ड एक लीगल इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस अप्रोच का नाम ट्रेडिशनल अप्रोच क्यों कहना. फिर इस अप्रोच का नाम तो हम इसको लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी तो कह सकते हैं. इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है. तो व्हाट इज लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच? वेयर यू स्टडी अ लीगल टेक्स्ट and an institution created out of the legal text and thereby prescribe a normative thought that how this institution ought to be in the future. तो अब एक चीज तो क्लियर हो गई आपके पास कि ट्रेडिशनल अप्रोच हो या क्लासिकल अप्रोच हो या लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हो, तीनों सेम है. तीनों में लीगल टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तीनों में उसके तहत एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं और एक नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं. क्लियर हुआ? तीनों में एक ही चीज कर रहे हैं. ये आपके सामने समझ आ गई. अब यहां पर अगर हम बात करें तो कुछ स्कॉलर्स के नजरिए से अगर हम देखें, वो भी 20th सेंचुरी में खास करके अगर उस समय तक हम एनालाइज करें तो दो तीन चीजें और स्पष्ट होती हुई दिखती हैं. क्या दिखती हैं? एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है एवी डाइसी. इन्होंने क्या करा? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करा, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करा. तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या था यहां पर? एक लीगल टेक्स्ट. इसको उन्होंने स्टडी करा. इस लीगल टेक्स्ट के तहत बने हुए इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने स्टडी करा. और तीसरी चीज इन्होंने क्या करी कि इन इंस्टीट्यूशंस के तहत उन्होंने नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शंस अपनी रिसर्च में भी दिए. जब उन्होंने ये तीनों काम कर दिए तो एवी डाइसी ट्रेडिशनल अप्रोच के स्कॉलर बन गए. अब आपसे पूछे कि भाई ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन से लोग एसोसिएटेड हैं, तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि केवल एरिस्टोटल है. उसने तो ट्रेडिशनल अप्रोच की शुरुआत की थी. एरिस्टोटल के बाद एवी डाइसी हैं. आप एवी डाइसी तक भी नहीं रुकेंगे क्योंकि जो चीज एवी डाइसी ने करी उसी चीज को वुड्रो विल्सन ने भी करा. तो वुड्रो विल्सन ने क्या करा? सेम चीज, गवर्नमेंट्स को कंपेयर किया. किन लीगल टेक्स्ट के तहत वो फंक्शन करती हैं उसको कंपेयर किया, नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शंस दिए. तो यहां पर अब आपका एक और लेवल ऑफ नॉलेज ऐड हो गई. ट्रेडिशनल लीगल अप्रोच एरिस्टोटल से स्टार्ट हुई. एवी डाइसी एक इंपॉर्टेंट फिगर थे, वुड्रो विल्सन एक इंपॉर्टेंट फिगर थे. यह अब आपको क्लियर हो गया. अब एक और व्यक्ति हैं, जेम्स ब्राइस. ये भी एसोसिएटेड है
लीगल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशनल अप्रोच से। कैसे? इन्होंने क्या करा? इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करा, उन इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करके उनको डिस्क्राइब करा, और फिर इन्होंने नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शंस दिए। तो अब एक चीज तो हमारे सामने क्लियर है कि चाहे वो डाइसी हो, वुडरो विल्सन हो, एरिस्टोटल हो, जेम्स ब्राइस हो, हम अब ये जरूर कह सकते हैं कि पहली बात तो ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, एक चीज तय है, एरिस्टोटल से स्टार्ट हुआ। अदर इंपॉर्टेंट फिगर्स वर एवी डाइसी, वुडरो विल्सन, और साथ ही में जेम्स ब्राइस। दूसरी चीज ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच में दो चीजों पे फोकस है, लीगल टेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन, नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शन। तीसरी चीज, ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर हम कहें कि सारा का सारा फोकस जो है वो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी बिल्डिंग में है, तो ये पॉइंट आप समझेंगे। अब पहली बात तो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी बिल्डिंग है ना यहाँ पे फोकस। लीगल टेक्स्ट को पढ़ो, इंस्टीट्यूशन को देखो, फिर नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शन दो, आप डिस्क्राइब कर रहे हो ना चीजें। तो यहाँ पर जो पूरी की पूरी थ्योरी बिल्डिंग है, वो चाहे डाइसी करे या वो चाहे जेम्स ब्राइस करे या विल्सन करे, वो पहली बात तो डिस्क्रिप्टिव है। अच्छा, फोकस यहाँ पर अगर मैं ये बोलूं कि भाई नॉर्मेटिव है, तो ये भी अब आप समझेंगे कि नॉर्मेटिव है। तो भाई ट्रेडिशनल अप्रोच इज व्हाट? डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, नॉर्मेटिव अप्रोच। अब अगर एक पॉइंट और बोलूं तो वो भी आप समझेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच टेक्सचुअल है, क्योंकि लीगल टेक्स्ट पढ़ना है। सारा फोकस ही केवल एक ही चीज पे है कि भैया टेक्स्ट पढ़िए, टेक्स्ट पढ़िए, टेक्स्ट के थ्रू ही एनालाइज करिए। तो पूरी की पूरी अप्रोच जो है वो टेक्सचुअल है। और क्योंकि एवी डाइसी हो या वुडरो विल्सन हो या जेम्स ब्राइस हो या एरिस्टोटल हो, जब इन सारे लोगों ने केवल और केवल टेक्स्ट्स को ही पढ़ा, और वो भी वो टेक्स्ट्स को पढ़ा जो उनके वहां पर थे, याद रखिए और गौर कीजिए इस पॉइंट पे, दे ओनली रेड दोज टेक्स्ट्स and specifically focused on those texts which were there in their own countries। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना तो गलत नहीं होगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच यूरोसेंट्रिक है। यूरोसेंट्रिक का क्या मतलब है कि केवल यूरोप के ज्योग्राफी के एरिया में सेंट्रिक है। उसने अपना पूरा एनालिसिस और दायरा केवल यूरोप सेंट्रिक रखा कि यही करेंगे हम फोकस। उन्होंने ये नहीं देखा कि इंडिया के अंदर भी कोई टेक्स्ट हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि एंशंट चाइना में भी टेक्स्ट हुआ करते थे। उन टेक्स्ट को उन्होंने निगेट कर दिया, अपने टेक्स्ट पे फोकस करा, तो पूरी थ्योरी यूरोसेंट्रिक भी बन गई, ये भी कहना गलत नहीं होगा। इस रीजन से ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसके अगर अब हम लिमिटेशन को देखें, तो सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि ये थ्योरी आज की डेट में एलिटिस्ट मानी जाती है। एलिटिस्ट का क्या मतलब? कि भाई इन्हों को लगता है कि हमारा कल्चर एकदम सबसे सर्वोत्तम कल्चर है, आर कल्चर इज द बेस्ट कल्चर। सो डाइसी सेज कि बस आई विल ओनली स्टडी द यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशंस, माय फोकस इज ऑन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई शुड आई स्टडी समबडी एल्सेस कॉन्स्टिट्यूशन। वुडरो विल्सन ने भी यही किया, जेम्स ब्राइस ने भी यही किया, एरिस्टोटल जो है उसके टाइम पे भी यही हुआ। एलिटिस्ट का मतलब यहां पर क्या हुआ?
क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन मिसिंग था। और जब क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन मिसिंग था तो ये प्रॉब्लम थी, ये थ्योरी का एक लिमिटेशन था। इस कॉन्टेक्स्ट में दूसरा एक क्रिटिसिज्म ये आया कि इन्होंने बड़ी डल स्टडीज करी। डल स्टडीज हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर इन्होंने क्या फोकस करा, एक इंस्टीट्यूशन है वो बन गया है, वो परफॉर्म कैसे कर रहा है और परफॉर्म कैसे करना चाहिए। तो इसमें आपने कंट्रीब्यूट क्या किया थ्योरी बिल्डिंग के नाम पे? क्या आपने उस इंस्टीट्यूशन को लेकर उसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स आइडेंटिफाई करी? नहीं। आपने सिर्फ इंस्टीट्यूशन पढ़ा, इंस्टीट्यूशन देखा और अपने मन से दो प्रिस्क्रिप्शन दे दी। डॉक्टर भी जब दवाई देता है तो डॉक्टर की दवाई भी हिट एंड ट्रायल होती है। इसी रीजन से डॉक्टर क्या करता है कि जब पर्ची बना के आपको देता है कि ये गोली दिन में 3 बार खा लीजिएगा, ये गोली दिन में 3 बार खा लीजिएगा और 3 दिन के बाद मुझे आकर मिलिएगा। वो ये क्यों कहता है 3 दिन के बाद आकर मिलिएगा? वो ये क्यों नहीं कहता कि 3 दिन के बाद मेरे को आपको आके शक्ल दिखाने की भी जरूरत नहीं? क्योंकि हिट एंड ट्रायल है। आपके सिम्टम्स सुने, दवाई दे दी, काम कर गई तो ठीक, नहीं तो 3 दिन के बाद दवाई चेंज। कितनी बार होता है कि डॉक्टर को दवाई चेंज करनी पड़ती है? पर ये जो चेंज वाला पार्ट है ये डॉक्टर कर रहा है, ये लोग तो कर ही नहीं रहे। ये तो सिर्फ कह रहे हैं कि नहीं अच्छा आपको बुखार है, ये दवाई ले लेना। काम दवाई करती है या नहीं करती हमें उससे परवाह नहीं। तो डाइसी ने क्या किया? यही तो किया। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन थी, उठाई पढ़ ली और बोल दिया कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर होने के लिए ये दो चीजें और कर लेनी चाहिए। पर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक लिविंग डॉक्यूमेंट के तहत ब्रिटेन को एक सुप्रीम डेमोक्रेसी बना पा रही है या नहीं पा रही? वो डाइसी का फोकस ही नहीं था। तो ये इनका सबसे बड़ा दूसरा लिमिटेशन, डल स्टडीज क्रिएट करनी। तीसरा सबसे बड़ा क्या लिमिटेशन आया इनका, कि इन्होंने पूरे के पूरे प्रोसेस में कोई एक्सप्लेनेशन ऑफर नहीं किया। ये सबसे बड़ा चैलेंज था इनका, कि कोई भी इंस्टीट्यूशन बिहेव ऐसे क्यों कर रहा है, उसके बिहेवियर के पीछे ये क्या कारण हो सकता है, ये इन्होंने चीजें एक्सप्लेन ही नहीं करी। तो ये लिमिटेशंस थे इस ट्रेडिशनल क्लासिकल अप्रोच के, जिसको लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको ये अप्रोच पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की दिक्कत हुई होगी इस चीज को समझने में। आप इसको किताब से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अदरवाइज आपको ये अप्रोच कितनी सरल और आसान है, आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा इजी आपके लिए चीज हो सकती है। अभी भी अगर आप डिलेमा में हैं कि पॉलिटिकल साइंस लूं ना लूं, अगर इतने इजी सब्जेक्ट को जिसमें इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही है, अगर इसके बावजूद भी आप कोई दूसरा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, तो आप अभी भी सोच के देखिए कि आप उस ऑप्शनल के साथ इस लेवल की जस्टिस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर ये लेवल का कंटेंट और ये लेवल की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपको मिल रही है, तो आप दूसरे ऑप्शनल में स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? इसको प्राप्त करके अब्जॉर्ब कीजिए। तो आई होप ट्रेडिशनल अप्रोच आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से बाकी अप्रोचेस का भी एक ओवरव्यू लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अप्रोच के साथ।